बांग्लादेश में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, हसीना वाजिद में किया हुआ था। वो तीनों उनकी कॉरोनेशंस के ऊपर जो टेकिंग थी मोदी की वो पहुंचती रही, तो इनके जाने से इंडिया को काफ़ी धचका लगा है खित्ते के अंदर। मेरे ख्याल में इंडिया को पिछले 50 साल में इतना धचका नहीं लगा जो इनको हुआ है। दे हैव लॉस्ट बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा धचका है। और आमिर साहब सिर्फ बांग्लादेश नहीं, उससे पहले आपको याद है कि जनवरी में इलेक्शन हुआ मालदीव्स में, उधर भी उन्होंने कहा कि इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, वो इलेक्शन जीते। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई हुई है नेपाल में, वो भी अब बड़ी इंडिपेंडेंट है, चाइना के करीब हैं। फिर अभी सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं श्रीलंका में भी, और उसमें भी जो ऑपोजिशन है कहते हैं जो आ जाए वो भी बड़े रेडिकल लोग हैं। तो इंडिया जो है अपने खित्ते में आइसोलेट हो गया है। इंडिया अब सिर्फ मेन पिट्ठू है इस वक्त अमेरिका का इस खित्ते में, और उसकी वजह से इंडिया का ख्याल था कि बस अमेरिका से हमारी यारी दोस्ती होगी, चीन के खिलाफ हम महाज बनाएंगे। तो ये सारा खित्ता जो जनूबी एशिया है इंडिया के हाथों से फिलहाल तो निकल गया है। और अवामी लीग का जाना बहुत बड़ा धचका है। भूटान ही शायद रह गया है, पर बांग्लादेश का शाह साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, भूटान ही रह गया, वो भी जबरदस्ती रह गया है। वो उसके मुतालिक भी वो इनके फॉरेन सेक्रेटरी गए हुए थे, वहाँ भी चीन के साथ उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। मगर मैं इससे कह रहा था कि बांग्लादेश का चूंकि 53 साहब 1971 से भी लगाए तो वो हो गए हुए थे, मगर वो अपने उस आज़ादी का और वो क्रूसेड वो ख़त्म ही नहीं होती। और जो बयानिया बनाया गया था कि जनाब पाकिस्तान से आज़ादी, और वो तो ये बयानिया जो था जो कि इंडिया ने भी प्रमोट करते थे कि जनाब ये हमने आपको आज़ादी दिलवाई, तो वो बयानिया काफ़ी हद तक उसको झचका पहुंचा है। बहुत शदीद। देखिए, दो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूं जो तारीखी हैं, जो अब रेलेवेंट है। एक है रज़ाकार और दूसरा है अगरतला। जब ये भागी है तो ये कहाँ गई है? अगरतला। और अगरतला का आपको पता है बड़े खास कॉनोटेशंस हैं इनके वालिद साहब के ज़माने में। तो बड़ी आयरनी, देखिए आयरनी ऑफ आयरनीज। और दूसरा रज़ाकार का लफ्ज़ इसने खुद इस्तेमाल किया था हसीना वाजिद साहिबा ने 14 जुलाई को। इसने कहा कि जी ये फिर जो कोटा सिस्टम है फिर ये रज़ाकार के बच्चों को दें, और रज़ाकार तो हमारे दुश्मन हैं। और आपने देखा कि उसी वक्त, क्योंकि मैं बांग्लादेश में रहा हूँ, मैं तो बंगाली जानता भी हूँ, कैमन आसन तो भालो अपना नाम किया अपना बाड़ी का होता है, आमी के तुमी के रजाकार रजाकार, मतलब आप भी रजाकार हैं मैं भी रजाकार हूं। उन्होंने उसी रात स्लोगन बना लिया लड़के और लड़कियों ने कि हम सब रजाकार हैं, मतलब हम सब पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, हम सब कोलैबोरेटर्स हैं, जिसको वो कहते थे ना ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। अल्लाह का देखे अपना निज़ाम है। मैं समझता हूँ व्हाट एन आयरनी कि रजाकार की जो लफ्ज़ है वो अनडूइंग हुई हसीना वाजिद की। और गई कहाँ से? भाग के जब गई तो पहला स्टॉप था उसका अगरतला, जहाँ उनके वालिद के नाम पर एक साजिश केस बनाया था अयूब खान ने 1966 में। तो बड़ी एक आयरनी ऑफ आयरनी से, पता नहीं ये एक लॉ ऑफ नेचर वर्क्स इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। और आपके सामने देखा कि पूरा जो निज़ाम बना हुआ था कैसे एकदम इट फेल डाउन लाइक अ थर्ड। बिल्कुल। और शाह साहब आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो हमारे लिए सबक हैं, आपने काफ़ी सारी चीज़ें जिक्र की। एक और ये भी सबक है कि तरक्की के बावजूद भी शख्सी आज़ादी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जमहूरी अगर रवैये ना हो तो इन्होंने टर्न अराउंड बांग्लादेश को कर दिया, मगर इन दी एंड उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखें जी, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, ये वो डेड सोसाइटीज़ नहीं हैं जो कुछ ममालिक में हैं। हम कोई मिस्र वाला मुल्क नहीं कि जहाँ वो जनरल सीसी आ जाए 10 साल रहे, कोई वो आ जाए सादात को 18 साल रहे, हुस्नी मुबारक को 30 साल रहे, चिड़ी ना फड़के। इधर हमारा एक ट्रेडिशन रहा है ब्रिटिश ज़माने के रूल ऑफ लॉ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के हवाले से। और पाकिस्तान खुद पैदावार क्या है? जमहूरियत की है, हमारे DNA में जमहूरियत है। ये बंगाली कौम तो मैं खुद ढाका में पढ़ता रहा हूँ, ये बड़ी जानदार कौम है, बड़ा करंट है। और इनका सियासी शऊर हमारे जो मगरबी पाकिस्तान के लोग थे, पंजाबी पख्तूनों से, सिंधियों से ज्यादा था, और बड़े हर इशू पर स्टैंड लेते थे। तो आपने देखा कि माशाल्लाह बड़ा स्टैंड लिया। और आपने इंडिया में भी देख लिया, मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 75 में, 77 में इलेक्शन हुआ तो लोगों ने उसको निकाल दिया बाहर, एंड शी वाज थ्रोन आउट इन एन इलेक्शन। तो हमारे यहाँ जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस, जमहूरियत, ये हमारे DNA में है। कायदे आज़म ने कहा था डेमोक्रेसी इज इन अ ब्लड, इंडीड इट इज इन अ मैरोज, मतलब हमारे गूदे के अंदर घुसी हुई है ये बात। तो हम इधर कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस है। मैंने तो कहा था कि 3 R's हैं, रिगिंग हुई, उसके बाद रिप्रेशन हुई, फिर रेजिस्टेंस हुई।
और वो फॉल हो गया। और 3 C's थे जिसकी वजह से हुआ कि ये करप्शन, क्रोनियज्म और कोअर्शन। तो ये हमारे यहाँ लोग रिएक्ट करते। अयूब खान के ज़माने में बड़ी तरक्की हुई थी, लेकिन लोगों ने फिर तहरीक चली और क्या हुआ, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट का फारग हो गए सारे कोर्स। शाह साहब, हमारे खित्ते में ये हमारे मशरिक में बांग्लादेश में जो ये चीज़ें हो रही हैं, फिर हमारे मगरिब में मशरिक वस्ता के अंदर अब गाज़ा का सलूशन तो क्या ये डर पड़ा हुआ है कि ईरानी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और ये जंग का फैलाव बढ़ सकता है, और बिल्कुल हम उसके धाने पे बैठे हुए हैं। मगर हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक लीडरशिप है, यहाँ कोई उसका असर नहीं ले रहा कि हमारे लिए इस वक्त इस्तेहकाम होना कितना इम्पोर्टेंट है कि इन इश्यूज़ को डील कर सके। मुझे याद आ गया वो एक होता था, आपने खुद भी सुना, अंग्रेजी का मुहावरा है, फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स। और उसकी असल मिसाल थी, 2 मिसालें देता हूं मैं, कि आपने मूवी देखी थी सत्यजीत रे की, शतरंज के खिलाड़ी, वो ब्रिटिश आ रहे थे हमला करने वाले, तो वो रूलर्स जो थे शतरंज खेल रहे थे, बिजी देयर। और मुझे रोहिदाद खान साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बताया था, ही वॉज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इन 71। कहते जब 71 का सरेंडर हुआ तो मीटिंग हुई जनरल याया खान के साथ, पूरी हाई कमांड के साथ, पूरी टीम मौजूद थी। तो कहता है 1 घंटा बहस हुई कि हम सरेंडर का क्या टाइम दें, ये वेस्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के ईस्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वो कहते हैं ना पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो ये बहस होती रही थी। तो यही हमारा एक पुराना ट्रेडिशन है मुस्लिम ममालिक का। 1258 में जब हलाकू खान बगदाद पर हमला कर रहा था, तो उसको बहस और हो रही थी फिलोसॉफिकल, कि एक वो सुई पर कितने फरिश्ते नाच सकते हैं। तो मतलब है हमारा नॉन इश्यूज पर फोकस और टोटल जो डाइवर्स फ्रम रियलिटी। वी लिव इन वंडरलैंड, आई थिंक इट्स एलिस इन वंडरलैंड की दुनिया है। लॉ पास कर रहे हैं, अब देखे ना वो आई है, खत्म हो गया वो लॉ। अब देखे ना पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी बांग्लादेश में, हसीना वो खालिदा जिया रिलीज हो गई है। इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, एंड विद इन अ मैटर ऑफ डेज। बिल्कुल, तो हम सबक सीखें उससे। शाह साहब, किस दुनिया में रह रहे हैं? हमें मैं चाहूँगा, क्योंकि आप ईरान में होके भी हैं और बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं कि ये मैं अभी गया था ईरान। जी ये हानिया की शहादत के बाद वहाँ पे एक तनाव बढ़ गया है और सारी दुनिया देख रही है कि ईरान का क्या रिएक्शन आता है। हमें यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के इस को नंबर आजमा होने के लिए फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो बात है कि आज मैं CNN की स्टोरी पढ़ रहा था, आप भी देख लें, CNN ने स्टोरी की है और उनकी इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी फॉर वॉर अमेरिकन थिंक टैंक ने की है कि इजराइल जो हमास के खिलाफ जंग है वो फौजी भी हार रहा है। इजराइल इज लूजिंग द वॉर मिलिटरली टू हमास, कि 10 महीने के बाद हमास की इंटैक्ट है मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और रिप्लेनिश हो गई है। 14,000 लोग जो शहीद हुए थे हमास के फौज के, 30,000 की फौज है उनकी, 14,000 शहीद हुए थे, वो रिप्लेनिश हो गई है। तो वैसे भी इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, कानूनी तौर पर, और वो जंग तो हार गए हैं। इस वक्त देखें जी, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, वी हैव टू स्टैंड विद ईरान एंड विद अदर मुस्लिम कंट्रीज। और ये अगर जंग बढ़ गई तो इसके कोई लिमिट्स नहीं होंगे। ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं, या वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करे या वो प्रॉक्सीज के जरिए रिस्पॉन्ड करे। प्रॉक्सीज कौन है उनकी? हिजबुल्लाह लेबनान में, जिनके पास 1 लाख रॉकेट्स हैं इस वक्त, 1 लाख रॉकेट्स माइंड यू, और दूसरा है हुतीज जो यमन में है। तो 2 मुल्क उनके साथ हैं और प्लस 2 और अरब मुल्क साथ हैं, सीरिया और इराक। तो इस वक्त ये एक बड़ी जंग, इस वक्त नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन सीज़फायर हुआ, जंगबंदी हुई, उसकी सियासी मौत है। इसलिए इस्माइल हानिया जो शरीक था इस मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए, उसको उसने शहीद किया ताकि ये इशू भी ना रहे। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका के पास कुंजी है इजराइल को रोकने के लिए, और अगर अमेरिका वो इस्तेमाल नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में ऑल बेट्स आर ऑफ। इट कैन लीड टू अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट, और फिर को किसी के कंट्रोल में सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि मिडल ईस्ट इस वक्त पाउडर केग में है और हम वी आर नेक्स्ट टू द मिडल ईस्ट, हम कोई उससे दूर नहीं है। हम जनूबी एशिया में भी हैं और हम मिडल ईस्ट में भी हैं, याद रखें ये। तो दोनों हमारे रीजन्स में हम लिंक करते हैं। तो हमारा लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम फोकस करें, हीलिंग टच दें, लोगों को जोड़ें, बनिस्बत हम मुल्क को और तकसीम कर रहे हैं और उसको तजाद पैदा कर रहे हैं और उसमें तसादुम पैदा कर रहे हैं। इससे हम बचें। लर्न सम लेसन्स, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।